So, hi everyone, welcome to Physicum Academy. This is Shivani here, and please do like, share, and subscribe to support this free revolution. ठीक है? तो फाइनली आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आपको सबको पता होगा, जो लोग डेली डेली हमारे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, उन सबको पता होगा कि हमने ऑलरेडी जुलाई के 1 से जुलाई 1 से हमने आईआईटी जैम के लिए कोर्स लेके आए हैं। एंड ये चैनल में हमारा फिजिक्स एकेडमी में फ्री में आपको फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री का कंटेंट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। हमने लगातार कोशिश किए हैं, तो हमारा अभी तक लिक्विड स्टेट केमिस्ट्री में बात कर रहा हूँ। मैं केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ मेरा पोर्शन जो था, मेरा पोर्शन से मैंने लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट कवर कर दिया है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक नहीं देखे, प्लीज जाके हमारा चैनल का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सारे चैप्टर का कंटेंट्स। ठीक है, तो मैंने आपको डिटेल में ये थ्री चैप्टर्स बहुत अच्छे से करवाया है। उसके साथ साथ मेरा कॉलिग्स जो है वो आपको केमिकल बॉन्डिंग, पीरियडिक प्रॉपर्टीज, बायोइनऑर्गेनिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऐसे ऑलमोस्ट हमारा 50% 60% सिलेबस खत्म हो चुका है। ठीक है, और जो पोर्शन बाकी है हम आने वाले मंथ में करवाने वाले हैं। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो जो लोग अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपको अगर फ्री कंटेंट चाहिए, उसके साथ साथ आपको अगर फ्री में नोट्स एज वेल एज क्वेश्चन चाहिए, आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारे साथ फ्री में, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो दिस इज पहले जो लोगों को नहीं पता, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि दिस इज शिवानी हियर एंड आई हैव क्वालिफाइड आईआईटी जैम एंड एमएससी एंट्रेंस। तो ओके, तो मैं आपका इनऑर्गेनिक एज वेल एज फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन कुछ ख़त्म करने वाली हूँ। ओके, आपका एग्ज़ाम के बारे में अगर मैं बताऊँ, आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन जो सरफेस केमिस्ट्री, वहाँ से आपका एग्ज़ाम में मैक्सिमम 2 to 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, एंड 1 और 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सरफेस केमिस्ट्री में पक्का आईआईटी जैम में। ठीक है, आईआईटी जैम हो गया, गेट हो, सीएसआरआई नेट हो, डीयू सीटी, सब में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम 4 मार्क्स आपका क्वेश्चन आ सकता है सरफेस केमिस्ट्री से। ठीक है, 4 मार्क्स का मतलब इसको बिल्कुल मतलब लो में मत देखिए, क्योंकि एक एक मार्क्स आपका बहुत मायने रखता है आपका रैंक लाने में। ठीक है, तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके साथ साथ अच्छे से रिवीजन करते रहिए, आपका एग्जाम अच्छा रहेगा एंड आपका रैंक भी अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको आईआईटी जैम एंड गेट को फरवरी में अपेयर करेंगे आप लोग। ये आईआईटी जैम, गेट, डीयू, सीयूईटी एंड अदर जो स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, वो सब आप अपना ग्रेजुएशन के बाद देने वाले हैं। ठीक है, एंड एमएससी के अपियरिंग ईयर में या फिर एमएससी के बाद जाकर आप सीएसआरआई नेट को दे सकते हैं। ठीक है, अच्छे से सुन लीजिए कि एमएससी का अपियरिंग ईयर एज वेल एज एमएससी करने के बाद भी आप सीएसआरआई नेट दे सकते हैं, गेट भी दे सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी गेट को दे सकते हैं। तो ये जो सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है। ठीक है, आपको सिर्फ सिर्फ समझना होगा एंड इसका मैं नोट नहीं दूंगी, नोट आपको मेरे साथ साथ क्लासेस में ही करनी होगी। ठीक है, जो क्लास का जो स्लाइड है उसी में मैं लिखते रहूंगी, आपको मेरे साथ साथ लिखना है। ये आपका फेयर नोट होगा। अच्छे से सुन लीजिए, मैं आपको एक्स्ट्रा नोट सरफेस केमिस्ट्री के लिए नहीं देने वाली हूँ, आपको क्लासेस में से ही अच्छे से नोट बनानी होगी। मैं आपको कैसे कैसे जैसे जैसे आपको पॉइंट्स बोलूँगी लिखने के लिए, आप वैसे ही लिखते रहना, आपका फेयर नोट अच्छे से बन जाएगा। उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा नोट मत मांगना कि मुझे सरफेस केमिस्ट्री का नोट चाहिए। सरफेस केमिस्ट्री का इसी क्लास से ही आपको नोट बनानी होगी। ठीक है, ओके, तो हम आज सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर और बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारा सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर। सरफेस केमिस्ट्री मतलब आपका दिमाग में पहले क्या आ रहा है? सरफेस केमिस्ट्री मतलब सरफेस में ही कुछ फेनोमेनन हो रहा होगा, सरफेस का कोई प्रॉपर्टी हम आज पढ़ने वाले होंगे, या फिर
सरफेस में मॉलिक्यूल्स का कैसे कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, या फिर कुछ सरफेस फिनोमेनन के ऊपर ही हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो चलिए फिर हमारा शुरू करते हैं मेन पोर्शन हमारा। ओके, सरफेस केमिस्ट्री मतलब एक सरफेस फिनोमेना, ठीक है, सरफेस फिनोमेना, इसी को हम बोलेंगे। इसी में जो हो रहा होगा, पार्टिकल्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, या फिर कैसे बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, या फिर उसका फैक्टर्स क्या होगा, यहाँ पे कैसे कैसे लॉज अप्लाई हो रहे होंगे, उसी उसी को हम आज उसी को थ्रू आउट द सरफेस केमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, पहले लिख लीजिए सॉर्प्शन क्या होता है। सॉर्प्शन एक टर्म आपने ऑलरेडी सुना होगा, ठीक है। अपने नोट में लिख लीजिए कि सॉर्प्शन क्या होता है। पहला, सॉर्प्शन। ओके, सॉर्प्शन क्या होता है? द अटैचमेंट ऑफ वन कंपोनेंट टू द अदर अनदर कंपोनेंट, ठीक है। द, नोट मेरे साथ साथ करते रहिए। द अटैचमेंट ऑफ वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, ठीक है। ओके, तो सॉर्प्शन क्या होता है? अटैचमेंट। सॉर्प्शन मीन्स में मेनली पता चल रहा है क्या? सॉर्प्शन मीन्स अटैचमेंट, ठीक है। ओके, सॉर्प्शन को हम दो तरह क्लासिफाई किए हैं। जो सॉर्प्शन है वो दो, उसी को टू टाइप्स हम क्लासिफाई किए हैं। वो है क्या? एडजॉर्प्शन, एंड दूसरा है अब्जॉर्प्शन, ठीक है। ओके, एडजॉर्प्शन क्या होता है एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एडजॉर्प्शन मीन्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन द सरफेस देन इन द बल्क। ओके, सबसे पहले अगर यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये एक सॉलिड है, ठीक है। मान लीजिए कि एक सॉलिड है, ठीक है। ये सॉलिड का ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन, ऊपर वाला जो लाइनिंग है, उसी को हम बोलेंगे उसका सरफेस। अगर मैं 3D में बात करूँ दिखाने को आपको, ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये साइड वाला, ये जो फेसेस है, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का जो फेसेस है, उसी को बोलेंगे सरफेस, है ना। एंड इसके अंदर जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे बल्क। ये अंदर वाला जो पोर्शन है इसका, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो है सरफेस, एंड अंदर वाला जो पोर्शन है वो होगा बल्क। ये होगा आपका बल्क, एंड दिस इज योर सरफेस। तो समझ में आया आया आपको? सरफेस एंड बल्क मीन्स क्या होता है? बल्क मीन्स एक पर्टिकुलर सॉलिड के अंदर क्या होता है, एंड सरफेस मीन्स उसका फेस, ऊपर वाला जो फेस, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है। सरफेस का अंदर में जो पोर्शन है, सरफेस के नीचे पूरा सॉलिड का जो पोर्शन है, उसी को हम बोलेंगे बल्क, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन मीन्स क्या होता है? द अटैचमेंट ऑफ वन कंपोनेंट ऑन द सरफेस देन इन द बल्क। मतलब जो देखिए, सरफेस फिनोमेनन मीन्स क्या? सरफेस केमिस्ट्री मतलब सरफेस में मॉलिक्यूल्स आकर कैसे बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। सरफेस फिनोमेनन मीन्स सरफेस में कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स आकर किस तरह का प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो किस तरह वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, या फिर अटैच होके रहते हैं या फिर नहीं रहते, उसी को हम देखने वाले हैं थ्रू आउट द चैप्टर, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन मीन्स क्या है? Adsorption means the concentration of the component is higher in the surface than in the bulk. bulk के bulk से ज़्यादा bulk से पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो सरफेस में ज़्यादा होगा। एंड एब्जॉर्प्शन के क्या मीनिंग होगा? एब्जॉर्प्शन के मतलब होगा कि जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है, जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है, उसका कंसंट्रेशन सरफेस से बल्क में ज़्यादा होगा। अगर मैं एक स्पॉन्ज की बात करूँ, आप सबने स्पॉन्ज देखा होगा,
तो स्पॉन्ज को जब हम वाटर में डालते, या फिर अगर मैं स्पॉन्ज के ऊपर वाटर डाल दूं, तो क्या होगा, वाटर को वो ऑब्जर्व कर लेगा। स्पॉन्ज, अगर पर्टिकुलर स्पॉन्ज है उसके ऊपर में, अच्छे से सुन लीजिए, स्पॉन्ज के ऊपर अगर मैं वाटर को डाल दूं, तो स्पॉन्ज क्या करेगा, पूरा वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा। तो आपको सरफेसेस में जितना वाटर मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, उससे ज्यादा आपको स्पॉन्ज का बल्क में प्रेजेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल, वो दिखाई देगा आपको। जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल को स्पॉन्ज ने ऑब्जर्व कर लिया, तो वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बल्क में ज्यादा होगा देन द सरफेस। तो वो वाला जो पर्टिकुलर फेनोमेनन हुआ, वो हुआ ऑब्जर्प्शन। ठीक है। अगर मैं एब्जॉर्प्शन का एक एग्जांपल दूं, आपको मान लीजिए कि हमने एक कंटेनर लिया, वहां पे हमने डार्टी वाटर लिया, वहां पे बहुत सारे अ, ये क्लीन वाटर नहीं है, डार्टी वाटर है, ठीक है। वहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स या फिर प्रेजेंट है। तो ठीक है, अगर मैं वहां पे चारकोल पाउडर डाल दूं, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर, ये है, यहाँ पे प्रेजेंट है डर्टी वाटर, ठीक है, तो वहां पे अगर मैं डाल दूं क्या, चारकोल पाउडर, तो ये क्या करेगा, सारे के सारे डर्टी जो पार्टिकल्स होंगे उसको अपनी तरफ खींच लाएगा, तो हमारा वाटर कंपैरेटिवली थोड़ा साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो चारकोल पाउडर था, वो क्या किया, जो डर्टी पार्टिकल्स थे उसको अपनी तरफ खींच लिया, उससे बॉन्ड बनाया। तो चारकोल के पाउडर के ऊपर डर्टी पार्टिकल्स आकर बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे जो फेनोमेनन हुआ वो क्या था, सरफेस एक्टिविटी था एक, चारकोल पाउडर का। तो यहाँ पे चारकोल पाउडर के ऊपर डर्टी पार्टिकल्स, जो डर्टी पार्टिकल्स थे वो आकर एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है। पाउडर के बल्क में थोड़ी ना आके प्रेजेंट हुए, पार्टिकल जो हमारा चारकोल पाउडर हमने डाला वहां पे, उसी के ऊपर आके डर्टी पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर फेनोमेनन हुआ उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, ठीक, एडजॉर्प्शन, सॉरी, एडजॉर्प्शन बोलेंगे, ठीक है। तो आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन से ज्यादा आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऑब्जर्प्शन एब्जॉर्प्शन का अगर मैं बात करूं डेफिनेशन का, तो सिंपली लिख लीजिए क्या, इन सिंपल वर्ड, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ substance maximum concentration of substance present in the surface, present in the surface than in the bulk, ठीक है। जो पर्टिकुलर सब्सटेंस होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन सरफेस में ज्यादा होगा देन इन द बल्क, ठीक है। इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगा इसका डेफिनेशन, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस will be at the bulk than the surface। आपको मेरे साथ साथ ही लिखते चलना है, ठीक है, यही आपका नोट होगा, फाइनल नोट, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल दिया, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन दिस इज स्पॉन्ज, स्पॉन्ज प्लस वाटर, एंड यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल दिया, यहाँ पे होगा चारकोल प्लस डर्टी वाटर, ठीक है। जो डर्टी पार्टिकल्स होंगे वो आकर चारकोल पाउडर के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, तो वो होगा हमारा एक एब्जॉर्प्शन फेनोमेनन, ठीक है। ओके। अगर मैं ये टॉपिक्स में हम ज्यादा ध्यान देने वाले हैं किसके ऊपर, एब्जॉर्प्शन के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूं, तो इसको हम दो तरह का, दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, वो है, सॉरी, एब्जॉर्बेंट
adsorbate, adsorbate and adsorbent। तो ये पर्टिकुलरली क्या क्या होता है? adsorbate मतलब द कंपोनेंट which is being adsorbate, adsorbate मतलब द कंपोनेंट, मेरे साथ साथ लिखते चलिए, द कंपोनेंट, the component which is being absorbed, which is being absorbed, ठीक है। एडसर्बेट है जो, जैसे कि अगर मैं जो हमारा चारकोल पाउडर एंड डर्टी पार्टिकल्स की बात करूँ तो यहाँ पे एडसर्बेट है डर्टी पार्टिकल्स। एंड एडसर्बेट बेंट क्या होता है? द कंपोनेंट, द कंपोनेंट at the surface of which the adsorption occur, ठीक है। the component in the adsorption phenomenon at the surface of which at the surface of which the adsorption occur, ठीक है। तो adsorbent क्या है? the component where the surface, adsorbate मतलब the surface, ठीक है। जो सरफेस पे हमारा एडजॉर्प्शन होगा उसी को हम बोलेंगे एडसर्बेंट। एंड जो कंपोनेंट एडजॉर्ब हो रहा है उसी को हम बोलेंगे एडसर्बेंट, ठीक है। ओके, तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं एडसर्बेट का, सबको पता होगा ओलिफिन क्या है? ओलिफिन है एल्किन, ठीक है। ओलिफिन का जब हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, H2 निकल देते हैं हम, ये है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दिस इज कैटलिस्ट। ये हमारा क्या बनता है? अल्केन बनता है। तो यहाँ पे कैसे रिएक्शन होता है? निकेल जो है वो अपना सरफेस प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए। निकेल का एक फाइन पाउडर हम लेते हैं, निकेल मेटल का हम फाइनली पाउडर लेते हैं, उसके ऊपर हम एक चैम्बर लेते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन कैसे होता है? एक चैम्बर लेते हैं, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करते हैं एंड निकेल मेटल वहाँ पे लेते हैं एंड उसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि निकेल मेटल जो फाइन पाउडर है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद हम वहाँ पे ओलिफिन डालते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? ये हुआ, मान लीजिए कि निकेल का सरफेस, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट होगा, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना के अल्केन फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली कैसा होता है? ये तो एडजॉर्बमेंट जो है वो हो सकता है या फिर सॉलिड हो सकता है और लिक्विड हो सकता है, ठीक है। एडजॉर्बेंट जो है वो आइदर सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा। जो एडजॉर्बेंट है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, एडसर्बेट जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है, लेकिन एडसर्बेट जो है वो सॉलिड और लिक्विड हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ और एक क्लासिफिकेशन, यहाँ पे हम किस तरह का क्लासिफिकेशन करेंगे? बेस्ड ऑन द बॉन्ड टाइप, ठीक है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर हम बेस करके एडजॉर्प्शन को क्लासिफाई करेंगे। तो अगर मैं फिर से उसका क्लासिफाई करूँ तो क्या होगा? ये पहला होगा फिजिकल एडजॉर्प्शन, दूसरा होगा क्या? केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन मतलब क्या? सरफेस में कंपोनेंट फिर सब्सटेंस जाकर चिप
जो हमारा सरफेस है उसके ऊपर हमारा कंपोनेंट या फिर सब्सटेंस जाकर बॉन्ड बनाते हैं, वहाँ पे अटैचमेंट होता है उन कंपोनेंट उन सब्सटेंस का, पर्टिकुलर सब्सटेंस का। सॉरी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड, ये जो हमारा पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन हुआ, वहाँ पे हम बॉन्डिंग को क्लासिफाई करते हैं या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्लासिफाई करते हैं। जो अटैचमेंट हो रहा है वहाँ पे किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिला है, तो यहाँ पे हम इसका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगी, उसके अकॉर्डिंग हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन कैसे होता है देखते रहेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट होगा आपका क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे किस तरह का अट्रैक्शन देखने को मिलता है, वीक वैन डर वाल्स, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, या फिर मैंने भी आपको बताया था पोलर बॉन्डिंग क्या होता है, नॉन पोलर बॉन्डिंग में कैसा होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, तो ये सब में मैंने आपको डिस्कस किया था ऑलरेडी। तो वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ क्या अट्रैक्शन क्या होता है, एक स्मॉल वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसके बीच में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो उसको हम बोलेंगे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जब सरफेस में आकर गैस मॉलिक्यूल या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल का अटैचमेंट होता है, वहाँ पे वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। लेकिन इन केस ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कुछ हो रहा होगा। फिजिकल एब्जॉर्प्शन मीन्स वहाँ पे सिर्फ फिजिकली बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। सो अगर मैं बात करूँ वैन डर वाल्स फोर्स क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स कैसे एक्ट करता है आपके मॉलिक्यूल्स के ऊपर, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। तो आप सबको पता होगा, जब भी हमारा मास इंक्रीज करता है, जब हमारा साइज इंक्रीज करता है, मास भी हमारा इंक्रीज करता है, ये साइन है आपका इंक्रीज के लिए, ठीक है। जब हमारा साइज इंक्रीज करेगा तो हमारा मास इंक्रीज करेगा, तो वहां पे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करता है। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इनर्ट गैस के बारे में, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, चेनन, ठीक है। नीचे जब हम मूव करें इस पीरियड, इस ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं, हमारा साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मास भी इंक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए आप सबको पता होगा कि जो जो गैसेस का मास ज़्यादा होता है वो इजीली लिक्विफाई हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है। जब हम नीचे मूव करते जाएंगे हमारा साइज इंक्रीज करेगा, मास भी इंक्रीज करेगा, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का साइज जब इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आने लगेंगे। तो जब हम प्रेशर लगाएंगे, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल जब जो स्मॉल मॉलिक्यूल का कंपैरिजन से जो बड़ा बड़े मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे के ज़्यादा पास आने लगेंगे। तो वहाँ पे एक इंस्टेंटेनियसली एक स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। तो इसीलिए वहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करने लगेगा। तो इसीलिए जब हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं, हमारा साइज इंक्रीज करता है, मास इंक्रीज करता है, तो उनके बीच में जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी इंक्रीज करता है। तो इसीलिए गैसेस इजीली लिक्विफाई हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका फिजिकल फेनोमेनन।
तो यहाँ पे कोई बॉन्ड, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन का अपना अच्छे से अगर आप स्पेलिंग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, अगर मैं फिर दूसरे पॉइंट के बारे में बात करूं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है? जब भी हमारा एडजॉर्प्शन होता है एक पर्टिकुलर सॉलिड के ऊपर या फिर लिक्विड के ऊपर हो रहा होगा, मैंने दिखाया आपको कि एडजॉर्बेंट जो होता है, एडजॉर्बेंट जो होता है वो पर्टिकुलर सरफेस होता है, वो आइदर सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा, ठीक है। तो जो सॉलिड लिक्विड होगा उसके ऊपर जब एक गैस सॉलिड और लिक्विड जाके बॉन्ड बनाएगा तो वहाँ पे पर्टिकुलर एनर्जी रिलीज होता है। देखिए गैसेस जो होते हैं, देखिए सब सब में एक्चुअली क्या होता है कि जो नेचुरल सिस्टम है वहाँ पे कभी भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपना हायर एनर्जी स्टेट में रहना नहीं चाहते, सब अपना ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। हमेशा हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी स्टेट में रहने का उनका पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ फेज जो हमारा सॉलिड, एक सॉलिड सिस्टम और एक गैसेस सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गैसेस स्टेट में एनर्जी ज़्यादा होगा। तो हमेशा जब एनर्जी ज़्यादा होता है पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपना एनर्जी को लो लो करना चाहते हैं। तो जब हमारा एडजॉर्प्शन होगा सॉलिड के ऊपर, सॉलिड के सरफेस में जब एडजॉर्प्शन होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपना एनर्जी लूज करेंगे। तो वो जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम बोलेंगे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के टाइम जो एनर्जी रिलीज होता है बाय द एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल, उसी को हम बोलेंगे क्या, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, एडजॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे लिख लीजिए, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या है, जहाँ पे हीट रिलीज होता है जब भी कोई रिएक्शन। देखिए जब अगर मैं बात करूँ केमिकल काइनेटिक्स में, जब भी कोई रिएक्शन टेक्सचर्स होता है, जो अगर मैं बात करूँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो अगर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जैसे कि हो गया एसिड बेस रिएक्शन, जब भी आप एसिड में बेस डालते हैं वहाँ पे इंस्टेंटेनियसली सॉल्ट बन जाता है एंड आपका हीट रिलीज होता है, ठीक है। तो इस जब भी कोई रिएक्शन में हीट रिलीज हो उसी को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में भी क्या होता है, जैसे कि आपका अगर मैं बात करूँ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस स्टेट के बारे में, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा एनर्जी का एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होता है सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होता है एंड गैसेस स्टेट में एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है विद इन द पार्टिकल्स, ठीक है। तो अपना कंपोनेंट क्या करेंगे, अपना एनर्जी को लूज करके अपना स्टेबल स्टेट में जाने की कोशिश करेंगे। तो जब भी एब्जॉर्प्शन होगा या फिर जब भी कोई बॉन्ड बनेगा हमारा एनर्जी रिलीज होगा, तो उसी को हम बोलेंगे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जब भी कोई सॉलिड के ऊपर गैस या फिर लिक्विड आकर एब्जॉर्ब होता है, वो अपना स्टेबल स्टेट में आकर अपना एनर्जी को रिलीज करता है। तो उसी टाइम क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होता है, तो इसीलिए एब्जॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। बोथ फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के टाइम एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जैसे कि आपको पता चल रहा है कि वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इन केस ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन देयर इज स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है लेकिन यहाँ पे वीक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। वीक अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग परमानेंट बॉन्ड बन रहा है थ्रू बाय द सरफेस एंड द कंपोनेंट पार्टिकल, जो एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के बीच में इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन यहाँ पे पर्टिकुलर बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इसीलिए हीट ऑफ एडजॉर्प्शन विल बी lesser in case of physical adsorption and will be greater in case of chemical adsorption। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होता है वो क्या होता है, 20 to 40 जूल पर मोल, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन जो एनर्जी रिलीज होता है वो क्या होता है 40 to 400 किलोजूल मोल इनवर्स पर मोल 440 to 400 किलोजूल एनर्जी रिलीज होता है। देखिए तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि कितना डिफरेंस है एनर्जी का। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेकंड पॉइंट। ठीक है, अगर मैं आके बात करूँ आपका थर्ड पॉइंट के बारे में, ये हम पढ़ रहे हैं क्या, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं इन फॉर द फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन, अगर मैं थर्ड पॉइंट होगा आपका सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन। तो अगर इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, in case of physical adsorption no compound formation takes place, no compound formation takes place। ठीक है, होप कि आपको क्लास में बोरिंग नहीं लग रहा है। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको स्लो लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को थोड़ा स्पीड में चला लीजिए 1.5 पे या फिर 1.25 स्पीड में चला लीजिए अपना सेटिंग करके। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे नो कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, जैसे कि आपको पता चल रहा है कि मैं यहाँ पे आपको एक ही बारे में नोट दे रहा हूँ, खुद खुद मुझे लिखने पड़ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा वीडियो आपको स्लो लग सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो आपका होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए यहाँ पे कोई परमानेंट कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे डेफिनाइट कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डेफिनाइट डेफिनाइट कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, ये अच्छे से सुन लीजिए, ये फॉर्मेशन शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ठीक है, टेक्स प्लेस। ठीक है, ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ, ये होता है क्या, रिवर्सिबिलिटी। तो आपको क्या पता चल रहा होगा, आप क्या यहाँ से बता सकते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में या फिर केमिकल एडजॉर्प्शन में किस तरह का रिवर्सिबिलिटी दिख रहा होगा या फिर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा खुद भी कोशिश कीजिए। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, जब आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। सबके मतलब की पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द एडसॉर्ब मॉलिक्यूल। ठीक है, एडसॉर्ब मॉलिक्यूल एंड द सरफेस के बीच में या फिर एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपका अच्छा प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होगा एंड द प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल। ठीक है, बट यहाँ पे इरिवर्सिबल। ठीक है, अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं, टेम्परेचर के अगर मैं फैक्टर की बात करूं, देखिए देखिए रिवर्सिबिलिटी ये प्रोसेस क्या होता है, जब मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर कंटेनर है। ठीक है, पर्टिकुलर कंटेनर है, वाटर मॉलिक्यूल हम लिए हैं, उसको हमने हीट किया। तो अगर हम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को हीट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को एक कंटेनर में लेकर उसको हीट करेंगे, तो जो वाटर पार्टिकल होंगे ग्रेजुअली उनके बीच में जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगा। जब एनर्जी इंक्रीज करेगा तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक हो जाएगा एंड धीरे धीरे वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो सरफेस को धीरे धीरे लीव करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो इसीलिए इन केस ऑफ रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस क्या होता है, जब भी कोई मान लीजिए कि एक सरफेस के ऊपर कोई एक सरफेस के ऊपर हमने पार्टिकल को ऐसे करके रख लिया। ठीक है, तो जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल का टेम्परेचर, आज आपको पता होगा टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आपको गैसेस स्टेट में पढ़ाया होगा मैंने, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाके देख लीजिए क्योंकि वहाँ पे मैंने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो इसीलिए जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा।
अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करना स्टार्ट करेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा इन द स्टेशनरी स्टेट, वो धीरे धीरे ब्रेक कर जाएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे सरफेस को अर्जर्व मॉलिक्यूल लीव करना स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए फिजिकल अर्जर्प्शन है। वहाँ पे क्या होता है, वीक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो जब भी थोड़ा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब हुए होंगे वो क्या करेंगे, अपना सरफेस को लीव करना स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि परमानेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है तो बाय द एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। तो इसीलिए क्या होता है कि टेम्परेचर को अगर हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज करें तभी वो रिवर्सिबल हो सकता है। लेकिन बट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में अगर हम थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ टेम्परेचर मैंने आपको जैसे कि अभी समझाया कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जब भी हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पीड होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो जब एक मॉलिक्यूल स्टेशनरी स्टेट पे होगा उस तब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में जो होगा वो ज़्यादा होता होगा देन जब वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे क्या होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो और भी वीक हो जाता है ड्यू टू द रैंडम मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो धीरे धीरे वो क्या करेंगे, अपना सरफेस को लीव करना स्टार्ट करेंगे। तो टेम्परेचर जो है, temperature increases, temperature is inversely proportional to extent of adsorption, extent of adsorption, ठीक है। अच्छे से याद रखना adsorption एंड absorption क्या होता है, बी एंड डी का डिफरेंस होता है। adsorption में सरफेस में आकर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। इन केस ऑफ absorption द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन द बल्क विल बी लार्जर, ठीक है। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ दिस इज इन केस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, इन केस ऑफ फिजिकल केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फर्स्ट जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, फास्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, फर्स्ट क्यों इंक्रीज किया देन क्यों डिक्रीज किया है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अच्छे से समझिए। क्योंकि देखिए जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, आपने अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा, जब भी आपका केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पे एक एक्टिवेशन एनर्जी आपको चाहिए होता है पर्टिकुलर रिएक्शन को फॉर्म करने के लिए, कंपाउंड फॉर्मेशन करने के लिए। जैसे कि आपने एक ग्राफ पढ़ा होगा, यहाँ पे होता है रिएक्टेंट, यहाँ पे होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ये जो पर्टिकुलर एनर्जी होता है ऊपर से नीचे वो होता है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। एंड रिएक्टेंट से इस पीक तक जो एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो पर्टिकुलर एनर्जी होता है वो अगर सफिशिएंट नहीं हुआ प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू इंक्रीज द फिजिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। तो जब हम पर्टिकुलर एनर्जी, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उस सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज हो जाते हैं तो उससे को वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर रिएक्शन का फिजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो बाय द टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्ट जो या फिर जो पर्टिकुलर कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे जब हम फास्ट टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वो एक्ट कर जाता है किसके लिए, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। वो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर हम देते हैं जब एनर्जी इंक्रीज करते हैं वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के जरिए काम कर जाता है एंड वो कंपाउंड फॉर्म करता है। तो बाद में जब हम और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब जाके एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करता है, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आया। देखिए जब भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन होता है वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरी होता है बाय टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिएक्टेंट का एनर्जी अगर सफिशिएंट नहीं हुआ तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
तो इन केस ऑफ दिस केमिकल एडजॉर्प्शन, आपको सबको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए फर्स्ट जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, उसके लिए हमने जो फर्स्ट टेम्परेचर इंक्रीज किया वो एक्टिवेशन एनर्जी का काम करता है। तो इसीलिए फर्स्ट जो होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, एंड देन बाय द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे डिक्रीज कर जाता है। तो ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ आपका फिफ्थ पॉइंट। अगर मैं बात करूँ सिक्स्थ पॉइंट का, आप लोगों को अच्छे से लिख लीजिए मेरे साथ साथ, ठीक है। ओके, अगर मैं सिक्स्थ पॉइंट की बात करूँ तो सिक्स्थ पॉइंट क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे किसको रिक्वायर्ड है? केमिकल एब्जॉर्प्शन को रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में ही तो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। जब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ही नहीं हो रहा है इनके साथ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, तो एक्टिवेशन एनर्जी आगे क्या करेगा? तो इसीलिए यहाँ पे नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इसका शॉर्ट फॉर्म है EA, ठीक है। नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, बट इन केस ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड टू द पर्टिकुलर डेफिनेट कंपाउंड फॉर्मेशन। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, अगर मैं बात करूं सेवेंथ पॉइंट की, अगर मैं बात करूं लेयर फॉर्मेशन, ठीक है। लेयर फॉर्मेशन, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में वीक वैन der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? मल्टी लेयर फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डेफिनाइट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसीलिए मोनो लेयर होता है, मोनो लेयर होता है, ठीक है। केमिकल पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में, सॉरी, केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? केमिकल एब्जॉर्प्शन में जो पर्टिकुलर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का नीडेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पर्टिकुलर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एक साइड पे। वन सेकेंड गाइज, इंक थोड़ा चेंज कर लेने दीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी एक पर्टिकुलर साइड पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये एक पर्टिकुलर साइड पे ये एक मॉलिक्यूल आकर अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो वो बहुत स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि मोनोलेयर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मोनोलेयर फॉर्मेशन होने के बाद सरफेस तो पूरा कवर हो गया ना। तो अगर सरफेस पूरा कवर हो गया, तो एक्स्ट्रा लेयर, एक्स्ट्रा जब मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो वो किस पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे? बॉन्ड फॉर्म करने का कैपेबिलिटी था किसके ऊपर? एडसोर्बेंट एंड एडसोर्बेट के ऊपर। अगर एडसोर्बेट का फर्स्ट लेयर आकर बॉन्ड बना लिया, और तो बाकी ही नहीं रहा ना आपका एडसोर्बेंट, सरफेस ही नहीं रहा, तो वहाँ पे आकर कहाँ पे दूसरा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? तो इसलिए यहाँ पे मोनोलेयर फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि देखिए साइज, इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन अगर मैं बात करूँ, थोड़ा इमेजिन कीजिए एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर एक लेयर फॉर्मेशन हो गया, तो वो फॉर्मेशन किसके थ्रू हुए? वही van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर हुए। तो उसके ऊपर और एक लेयर अगर एडसोर्बेट मॉलिक्यूल आएगा, तो वहाँ पे भी एक वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए वहाँ पे मल्टी लेयर फॉर्मेशन होता है। अगर मैं एट्थ पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे अगर देखेंगे क्या? स्पेसिफिसिटी, ठीक है। तो स्पेसिफिसिटी मतलब क्या? दिस इज वेरी वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, एंड दिस इज नॉट सो स्पेसिफिक, ठीक है। ओके, सो ये हुआ आपका द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आगे बात करूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट पॉइंट इज योर टेम्परेचर। मैंने आपको समझाया अभी पीछे पीछे
कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीसॉर्प्शन। सॉर्प्शन मतलब क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होता है, एंड डिसॉर्प्शन मतलब बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाना। देखिए सरफेस जो फेनोमेनन होता है वो कंबाइन प्रोसेस होता है एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन का। एक पॉइंट याद में रखिएगा, जो सॉर्प्शन होता है ना, मैंने आपको पहले बोला कि एक पर्टिकुलर अटैचमेंट होता है, स्पेसिफिक अटैचमेंट होता है। तो अटैचमेंट जो होता है वो हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन में concentration of the substance, concentration of the adsorbate substance is higher in case of surface, and in case of absorption मैंने आपको बोला क्या, the concentration of adsorbate molecule is higher in case of bulk। लेकिन in case of sorption both the concentration are equal in case of bulk as well as surface। ठीक है, surface and bulk में equal concentration होगा adsorbate molecule का। ठीक है, तो सॉर्प्शन क्या होता है, अटैचमेंट थ्रू surface by physical by through the bulk as well as surface। ठीक है, लेकिन डिसॉर्प्शन मतलब बल्क से एज वेल एज सरफेस से केमिकल मॉलिक्यूल का डिटैच हो जाना। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। बट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसॉर्प्शन, जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे हमारा मॉलिक्यूल उतनी जल्दी जल्दी सरफेस को छोड़ना शुरू करने वाले शुरू कर देगा। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या होगा, प्रेशर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जितना हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन किसके रिगार्डिंग किसके ऊपर ज़्यादा होता है, जिस मॉलिक्यूल का साइज ज़्यादा होता है, जिस मॉलिक्यूल का मास ज़्यादा होता है। अगर साइज मास ज़्यादा हुआ, हम एक पर्टिकुलर कंटेनर में बड़ा साइज का गैस लिया एंड उसको अगर मैं प्रेशराइज करने की बात करूँ तो वहाँ पे जल्दी प्रेशराइज करने के बाद क्या होता है कि वो जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देन द स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि प्रेशर जितना हम ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करते हैं उनका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि नेचर ऑफ एडसॉर्बेट। ठीक है, नेचर ऑफ एडसॉर्प्शन क्या होता है कि हाईली लिक्विफाइबल गैस एडसॉर्ब विथ हाई एक्सटेंट। ठीक है, हाईली लिक्विफाइबल गैस एडसॉर्ब इजीली। एंड लिक्विफाइबल गैसेस क्या होते हैं, जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर ज्यादा होता है, इधर वो पोलर होगा या फिर वो उनका मास ज्यादा होगा, तो इसीलिए वो इजीली लिक्विफाई हो सकते हैं। ठीक है, उनके बीच में की पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही आपको सारी जगह कंपेयर करना होगा। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट क्या है, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट इज हाईली लिक्विफाइबल गैस कैन एब्जॉर्ब इजीली। ठीक है, तो ये हुआ आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ओके। सो मैंने आपको आज क्या बताया, आज मैंने आपको बताया एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सॉर्प्शन क्या होता है, डिसॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, एंड उनके बीच में क्लासिफिकेशन कैसा होता है, क्यों इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, मैंने आपको आज सब कुछ बताया। ठीक है, होप कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला। एंड इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसका मैं नोट नहीं देने वाली हूँ, इसको आपको इसी स्लाइड से ही नोट करना है। ठीक है, ओके। तो होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना जो अपने कोर्सेज को कवर कर लिया उसको देख रहे होंगे। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए एंड हमेशा पढ़ते रहिए।
कुछ ना कुछ अगर बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो तो सिर्फ 5 मिनट ही पढ़ लीजिए या फिर 10 मिनट ही पढ़ लीजिए। ऐसे करके अपना प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते रहिए एंड आपका डेफिनेटली एग्जाम क्लियर हो जाएगा हमारे साथ, ठीक है। तो इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप और जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे प्लीज़ जाकर ज्वाइन कर लीजिए, हमारे सेशन को एंजॉय कीजिए, ठीक है। एंड नोट्स को बना के उसको रिविजन करते रहिए। आपको जल्द ही उसके अकॉर्डिंग टेस्ट एंड असाइनमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर।